हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ये वाला टॉपिक एग्जाम में रिटेन्ड अर्निंग की जगह पे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन्ड प्रॉफिट एक ही होता है। ठीक है, या तो रिटेन्ड अर्निंग भी कहे, रिटेन्ड प्रॉफिट भी कहे, एक ही बात होती है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोग की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में 5 मार्क के अंदर देके रखा हुआ है, जहां पे हमको इसके मीनिंग, एडवांटेज और लिमिटेशंस बताने रहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क में भी देखने को मिलेगा। मतलब एक स्टेटमेंट आता है कि क्या हर कंपनी रिटेन्ड प्रॉफिट कर सकती है या नहीं, इस तरह का एक स्टेटमेंट भी आता है। तो आज के इस लेक्चर में इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके सपोर्ट की हमको काफी ज्यादा जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और अगर आप लोग अपने 11th की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो तो आप लोग हमारी न्यू बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जहां लाइव लेक्चर्स भी होते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके हर एक डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और सच में बहुत सारे बच्चे इस बैच में जुड़ चुके हैं। तो आप भी किसकी राह देख रहे हो, आज के आज ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारी ऐप आपको डाउनलोड करनी रहेगी अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रिटेन प्रॉफिट। तो बात करें तो आपको बता दूं कि जो रिटेन प्रॉफिट है या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ना, वो एक तरह से ओनर्स फंड का ही टाइप है, थर्ड टाइप है। ठीक है, तो ओनर फंड में 3 चीजें आ जाती है, जिसमें से 2 लेक्चर्स में मैंने आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिए। एक अपने ने इक्विटी शेयर पढ़ लिया, दूसरा प्रेफरेंस शेयर पढ़ लिया। आज अपने लास्ट टाइप है ओनर्स फंड का, वो है रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग। तो क्या देके रखा है मीनिंग के अंदर, तो देखो, कोई भी कंपनी जब भी प्रॉफिट करती है ना, तो कंपनी के 2 उसके पास ऑप्शंस होते हैं। देखो, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो वो प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे, या तो फिर उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दे, तो उसको ही अपने क्या कहते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, जब भी प्रॉफिट होता है तो बिजनेस में वो डिविडेंड ना देते हुए वो अपने बिजनेस में वापस इन्वेस्ट कर दे, उसको ही रिटेन प्रॉफिट कहा जाता है। क्लियर? चलो अब हम लोग समझते हैं इसमें क्या देके रखा है। तो देखो, जब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है तो कंपनी ना प्रॉफिट ज्यादा करती है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट करती है तो अब मैंने बताया 2 ऑप्शन होते हैं। तो कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले कंपनी उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, बिजनेस के अंदर अलग अलग तरह के रिजर्व्स बना लेती है फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटीज। मतलब बिजनेस को ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर हमको कुछ ऐसी लायबिलिटीज होगी जो पे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वो पहले से ही वो पैसा अलग से बचा के रख लेते हैं, बिजनेस के अंदर वापस री इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उसी को ही अपने क्या कहते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं और रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है रिटेन प्रॉफिट के। देखो, एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। तो एडवांटेजेस में पहला देके रखा है यूजफुल इन टाइम्स ऑफ रिसेशन, यानी कि जब भी रिसेशन का मतलब होता है, हम लोग डिप्रेशन भी इसको कह सकते हैं, कि जब मार्केट में कोई भी तरह की डिमांड कुछ भी ना हो, मतलब मंदी हो, जैसे कोरोना के टाइम पे कैसा हो गया था अपनी कंट्री के अंदर कि एकदम डिप्रेशन जैसे सिचुएशन आ गई थी, मंदी थी मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे नेगेटिव चेंजेस मार्केट में आते रहते हैं। तो ऐसे डिफिकल्टीज वाले टाइम में, यानी कि रिसेशन वाले टाइम में, अगर हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ होगा तो बिजनेस को वो काम आएगा। इसी वजह से रिटेन अर्निंग या रिटेन प्रॉफिट उस टाइम पे बहुत यूजफुल होते हैं, जब मार्केट के अंदर हमारी गुड्स नहीं बिक रहे हैं, मार्केट में एकदम मंदी चल रही है, तो ये बहुत बेस्ट रहता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है नंबर 2, यूजफुल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्यूचर प्लान। अब देखो, बहुत से बिजनेस के पास अच्छे अच्छे फ्यूचर प्लान्स होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट का डेवलपमेंट करना, एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है, जिससे कैपिटल और ज्यादा रेज हो पाए। मतलब बहुत सी बार होता है कि बिजनेस सोच रहा है कि मैं और ब्रांचेस खोलूं या और नंबर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूं, तो उसके लिए चाहिए होगा
पैसा, और वो पैसा कहां से आएगा? बिजनेस अपने प्रॉफिट में से ही वो पैसा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर लेगा। ठीक है, कंपनी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। और अगर मान लो कोई भी कंपनी ने रिटेन प्रॉफिट किया हुआ है ना, तो कंपनी को बाहर वाले के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा पैसा लेने के लिए, कंपनी खुद वो पैसा अपने पास से ही निकाल लेगी। क्लियर? तो इस टाइम पे रिटेन प्रॉफिट का यूजफुल होता है। तीसरा है यूजफुल टू परचेज न्यू एसेट्स। बहुत सी बार कोई बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है ना, उसकी लाइफ धीमे धीमे खत्म हो जाती है। एसेट्स मतलब मान लो मशीन्स है, ठीक है, वो खराब हो गया है, फर्नीचर है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे रिटेन प्रॉफिट जो है वो बहुत यूजफुल होता है नए एसेट्स को परचेस करने के लिए। नए एसेट्स को परचेस करने के लिए पैसा भी अच्छा खासा चाहिए, तो वो बिजनेस कहां से लाएगा? अपने ही प्रॉफिट में से निकाल के बिजनेस में यूज करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4, फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी। अब देखो बहुत सी कंपनी जो है कभी कभी ना फिक्स्ड डिविडेंड पॉलिसी एक्सेप्ट करती है, यानी कि वो ऐसा सोचती है कि हर साल हमको डिविडेंड देना ही है। ठीक है, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करती है। तो बहुत सी बार ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ या कम हुआ, और आपको पता है कंपनी डिविडेंड तभी देती है जब कंपनी का प्रॉफिट होता है। अब मान लो प्रॉफिट कम हुआ पर फिर भी कंपनी ने ठान के रखा है कि हर साल मेरे को डिविडेंड तो देना ही है, तो क्या होगा पता है? जिस साल हमने रिटेन प्रॉफिट किया होगा उस रिटेन प्रॉफिट में से हम लोग डिविडेंड दे देंगे। मान लो कि कंपनी का 2025 के अंदर हो जाता है लॉस, ठीक है, तो उस टाइम पे वो डिविडेंड कैसे देगी? पर कंपनी ने तो सोचा है कि हर साल डिविडेंड तो देना ही है, तो वो पैसा कहां से निकालेगी? रिटेन्ड अर्निंग में से वो पैसा निकाल के लोगों एज अ डिविडेंड के फॉर्म में बांटेगी। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करें बर्डन फ्री एसेट्स, मतलब कि ये एक ऐसा ओनरशिप कैपिटल है रिटेन प्रॉफिट जहां पे कोई तरह का बर्डन नहीं है एसेट्स के ऊपर। मतलब यहां पे मेरे को कोई भी एसेट्स को गिरवी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना है, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना है। देन है बोरोड कैपिटल, कैन बी रिपेड रिटेन प्रॉफिट। यहां पे ना गलती से ये रिपीट हो गया है, कुछ गलत लिख लिया है। ठीक है, तो रिटेन प्रॉफिट जो होता है वो यूजफुल होता है बोरोड कैपिटल को रीपे करने के लिए। बोरोड कैपिटल क्या होता है? बोरोड कैपिटल मतलब हमने कहीं से लोन वगैरह लिए, उसका पेमेंट करना है, तो हम लोग रिटेन अर्निंग में से निकाल के उसका पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अपने ने एडवांटेजेस 6 देख लिए। सातवां एडवांटेजेस है डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बहुत सी बार क्या होता है जब हम लोग रिटेन प्रॉफिट करते हैं बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस को कैपिटल रेस करने के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी कि अपने को कोई तरह के एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना पड़ रहा है। मतलब मेरे को और ज्यादा शेयर मार्केट्स में शेयर इशू नहीं करने पड़ रहे, ना ही कोई तरह का खर्चा करना पड़ रहा है पैसा लेने के लिए, क्योंकि सीधी सी बात है कोई भी कंपनी जब इक्विटी शेयर है या जो भी मार्केट में इशू करती है, ठीक है, तो उसके पीछे बहुत खर्चा होता है, तो कंपनी का खर्चा बच जाता है जब वो रिटेन प्रॉफिट करता है तब। और अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा लेने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है ना, उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, तो वो बच जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। फिर है ओनर्स फंड। पता है आपको जो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ना, वो ओनर्स फंड का पार्ट है, एंड यहां पे कोई तरह का इंटरेस्ट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट वगैरह बोरोड फंड में पे किया जाता है। ठीक है, तो ये अपने ने इसके टोटल 8 अलग अलग एडवांटेजेस देखे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहां पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के यूजीटी नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है
UGKX उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारे इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट देखे रखे हैं लिमिटेशंस ऑफ रिटेन प्रॉफिट। तो कौन से लिमिटेशंस है वो देख लेते हैं। पहला है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली, यानी कि एक्सेसिव जब प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट हो जाता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो जाए। अब मोनोपोली तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे सिंगल सेलर हो, उसको अपने क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशन है कि बहुत ज्यादा कंपनी जब मार्केट से मतलब अपने बिजनेस के पैसे अपने में इन्वेस्ट करती रहती है, तो मोनोपोली जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। नेक्स्ट नंबर 2, प्रमोट स्पेक्यूलेशन। बहुत सी बार जो बिजनेस में मैनेजर्स होते हैं ना, बाय पेइंग लेस डिविडेंड, वो लोग ना अपने शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड देते हैं, कैरी एक्सेस प्रॉफिट टू रिजर्व फंड, और वो सारा पैसा कहां लगा देते हैं, रिजर्व फंड में। मतलब जो अब देखो, जरूरी ये भी है कि वो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, पर वो लोग कम डिविडेंड देके ज्यादातर पैसा क्या कर रहे हैं, अपने रिजर्व फंड में डाल दे रहे हैं। और इससे क्या होगा पता है, अपने रिजर्व फंड में ज्यादा पैसा दिखाएंगे तो शेयर मार्केट के अंदर उनके जो शेयर्स है उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, मैं एज अ इन्वेस्टर हूं, मैं वही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा जहां अच्छा खासा डिविडेंड मिलता हो। पर ये कंपनी क्या कर रही है पता है, ये कंपनी कर रही है कि डिविडेंड नहीं दे रही है और अपना रिजर्व प्रॉफिट बना लिया। अब होता क्या है, एट दिस टाइम डायरेक्टर बाय शेयर्स, और उसी कंपनी के डायरेक्टर्स, अब मार्केट में भाव गिरा, ठीक है, उस शेयर का, तो उस सिचुएशन में डायरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो शेयर्स को खरीद ले रहे हैं भाव कम होने पे, एंड इन फ्यूचर दे डिक्लेयर हायर डिविडेंड। और एक साल बाद मान लो वो जब डिविडेंड बहुत ज्यादा डिक्लेयर करते हैं, तो उस टाइम पे उस शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, और वो लोग इन शेयर्स को बेच के अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेते हैं, यानी कि पर्सनल प्रॉफिट बना लेते हैं। समझ में आया क्या हुआ? कंपनी जब डिविडेंड नहीं देती है ना, तो भाव गिर जाता है। तो जब जानबूझ के भाव गिराया, ठीक है, डिविडेंड ना देके, और वो सारा पैसा रिजर्व में डाल दिया, रिजर्व प्रॉफिट में या रिटेन प्रॉफिट के अंदर, अब होता ही है कि उसी कंपनी के डायरेक्टर्स जो है ना, वो शेयर्स को खरीद लेते हैं कम भाव पे, और एक साल बाद अच्छा खासा डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो लोग डिमांड बढ़ जाएगी शेयर्स की, क्योंकि अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, और उस टाइम पे वो लोग एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करते हैं मतलब बेच देते हैं सारे शेयर्स, और उनका पर्सनल प्रॉफिट हो जाता है। तो इसको ही बोलते हैं प्रमोट स्पेक्यूलेशन, यानी कि यहाँ पे सट्टेबाजी जैसा भी चीजें चलती है। देन आगे बात करें नंबर 3, डिफिकल्टी फॉर फाइनेंशियल वीक एंड फॉर न्यू कंपनीज। हाँ, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं कर सकती है, ठीक है। तो याद रखना कि ऐसी कंपनी जो वीक है, फाइनेंशियली वीक हो, या कोई नई कंपनी हो, वो लोग नहीं कर सकते प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अभी अभी मार्केट में आए हैं, नए नए मार्केट में आते हैं, तुरंत थोड़ी प्रॉफिट होने लगेगा। सो दैट्स व्हाई इन कंपनी वाले जो है वो प्रॉफिट नहीं करते, और प्रॉफिट नहीं करेंगे तो रिटेन प्रॉफिट भी नहीं होगा। देन है नंबर 4, नो बेनिफिट टू स्मॉल इन्वेस्टर्स। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करते हैं फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर डिविडेंड, मतलब ज्यादा डिविडेंड मिले। पर अगर मान लो डायरेक्टर ने ये प्रीफर किया कि हम लोग करेंगे प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो ये छोटे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं मिल पाएगा जैसा उन्होंने सोचा होगा, ठीक है। उन्होंने सोचा होगा मेरे को अच्छा डिविडेंड मिलेगा ये कंपनी से, पर डायरेक्टर्स ने अपने क्या कर दिया, डिविडेंड को कम डिक्लेयर किया, मतलब कम डिविडेंड दिया, और ज्यादातर पैसा रिटेन्ड अर्निंग कर दिया, रिटेन प्रॉफिट कर दिया, जिसकी वजह से छोटे इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता। तो ये थे इसके टोटल 4 लिमिटेशंस। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां हमने इसके मीनिंग, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखे। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।